अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी से हो जाता ना तो फिर सबका सिलेक्शन जाने को ये देख लीजिए, जितनी पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं टाइप स्टूडेंट का मेरे को नोट्स से कहीं मास्टर नहीं बन पाएंगे, ट्रिक से कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, ये डेवलप होगा और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका ये डेवलप होता है। तो इसे सीखा, ये पीआई से बहुत कुछ सीखते हैं मेरे दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन मैं बता दूं, मेरे जो दोस्त हैं ना गलत है उनको एक्चुअली में फील कर पाता हूं कि कितने अंदर से दुखी है। तो बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको रीजन पता नहीं चलेगा, रीजन नहीं हुआ, आपने मौका नहीं दिया, आपको अपनी औकात मालूम नहीं चली। Hello guys, welcome to our channel. This is Adarsh in front of you. Today we are going to talk about the most important topic. एक्चुअली आपको पता चल ही गया होगा, चाहे आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर और अप्रैल तक 4 महीने उधर और 1 मंथ दिसंबर, यानी टोटल आपको एग्ज़ाम से पहले 5 मंथ्स ही है। मई में लगभग मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो आपके पास 5 मंथ है मेरे दोस्त। तो 5 मंथ्स है, तो 5 मंथ्स में अगर आपने सही प्लानिंग के तहत काम नहीं करा तो नोट कर लीजिएगा ये बात को कि आप अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करना है तो आपको एक सटीक प्लानिंग के तहत काम करना होगा। अ बेटर प्लानिंग ऑलवेज अपलिफ्ट यू बियॉन्ड व्हाट यू आर। आपकी औकात से ज़्यादा आपको एक सटीक प्लानिंग देने वाला है, इसलिए आपको एक प्लान जरूर करना चाहिए कि किस तरह से आप बचे हुए समय को इस्तेमाल करने वाले हैं, किस तरह से इन बचे हुए समय में इसको मैक्सिमाइज करते हुए अपनी औकात से ज़्यादा आपको पाना है। ऐसा नहीं कि आपकी औकात x वाली है तो आप x माइनस पे या x पे ही रह जाएं। अगर आपकी औकात x है तो हमारा टारगेट रहेगा आपको x प्लस रिजल्ट मिले। आप इसके लिए सही प्लानिंग के तहत काम करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली आप क्या है, आपको एग्जाम को अपने समझना पड़ेगा कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या नीट का प्रोसेस क्या है। जो आप एग्जाम देने वाले हैं नीट 2023 में, तो इससे पहले कितने एग्जाम हो चुके हैं नीट के, कितने मतलब लास्ट 5 ईयर 10 ईयर को पैटर्न को समझना पड़ेगा आपको एग्जाम एक्चुअली क्वेश्चन किस वैरायटी का पूछा जा रहा है, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है या बहुत टफ क्वेश्चन है, और उसको करते हुए आपको ये मालूम करना पड़ेगा आपकी वीकनेस किधर है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो सब्जेक्ट आता है उसी को बहुत अच्छे तरीके करने के चक्कर में और ज़्यादा समय दे रहे हैं, आप इनपुट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आउटपुट कम मिले, ऐसा काम अपन को नहीं करना। टाइम लिमिटेड है तो अपन को ऐसे चीज पे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसे सब्जेक्ट पे। एक आपका एक्स लेवल पे सब्जेक्ट आ चुका है जो स्ट्रेंथ है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनपुट डालने के बाद भी आपको आउटपुट उसके अनुसार मैक्सिमाइज नहीं मिलता हुआ दिख रहा है तो उसको वहीं पे रहने देना है। आपको ऐसे सब्जेक्ट में, ऐसे पॉइंट पे, ऐसे टॉपिक पे अब आपको वर्क करना है जिसको कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सके। समझ रहे हो मेरे बातों को। तो ये है प्लानिंग, और इसके लिए आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरा लेवल क्या है अभी, तो मुझे नेक्स्ट लेवल, ऐसा नहीं मेरा लेवल अभी बहुत कम है तो मैं बहुत हाई टारगेट कर लूँ स्टार्टिंग में। इससे क्या आप डिमोटिवेट होगे, आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे। तो अपने लेवल के अनुसार थोड़ा थोड़ा एनहेंस करते जाइए अपने आप। अब अपन बहुत बात हो गई, अब अपन पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाय जाते हैं। अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो यह नहीं होना चाहिए। वीक केमिस्ट्री अगर आपकी है तो उसको स्ट्रेंथ में बदलिए, क्योंकि केमिस्ट्री को स्ट्रेंथ में बदलना टफ नहीं है। फिजिक्स को, हाँ फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री को अगर आपका वीक सब्जेक्ट है तो आपको स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं उसको। अगर केमिस्ट्री में आप अभी तक यही टारगेट कर पा रहे थे कि 120 या 120 140 नंबर ही लाने के सोच रहे थे, नहीं ये गलत बात है। आपको केमिस्ट्री में 170 प्लस मारने के बारे में सोचना चाहिए, 165 प्लस, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्चुअली किया जा सकता है। मैं आपको गाइड करने वाला हूँ इसमें केमिस्ट्री में किस तरह काम करेंगे, ठीक है। आपको भरोसा हो जाएगा। मैं बता दूँ अपने बारे में कि मैं इसी साल JEE 2002 में केमिस्ट्री में 90 मार्क्स स्कोर करी थी आउट ऑफ 100। परसेंटाइल बना था 99.8 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ एक्चुअली मैंने कैसे किया है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी कर लीजिए, हर जगह ही ज्ञान मिलता है। मेरे दोस्त एनसीईआरटी कर लो, सब खेल हो जाएगा, सब कर लोगे इजीली। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। अगर एनसीईआरटी से ही हो जाता ना तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाता। समझ रहे हो ना, सभी एनसीईआरटी करते हैं। मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी मत करिए। अपने जो कोचिंग जहाँ पे आप ले रहे हैं वहाँ पे अगर टीचर अच्छे हैं तो उनको नोट्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बोल देना बहुत ईजी है, उसको समझना बहुत कठिन है मेरे दोस्त। अच्छे को समझ में नहीं आता।
तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। आप एनसीईआरटी मत कीजिए, बाकी चीज़ें टीचर को फॉलो कर लीजिए जो भी बता रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो, बेसिक कंसेप्ट पे फ्रेम होगा। नीट का क्वेश्चन हाई फाई कतई नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा आपका एग्जाम क्या है। आपको बहुत ऐसे एग्जाम नहीं देना जो बहुत डीप लेवल कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको एक बेसिक लेवल पे सबकी समझ होनी चाहिए, और एनसीईआरटी से कतई आप पढ़ने के बाद नहीं समझ पाते। एनसीईआरटी गुड फॉर रिवीजन, नॉट टू स्टडी, समझ रहे हो। अब मैं बताता हूँ एक्चुअली मैंने कैसे स्कोर किया था। एक जादुई कॉपी, ये देख लीजिए कितनी थिन कॉपी है, इसको मैंने क्या किया था, इसमें पूरी केमिस्ट्री है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसको मैंने अपने लिए तैयार किया था कि मैं एनसीईआरटी पढ़ा भी नहीं, बाकी अदर यूट्यूब से ही पढ़ा था। मैंने कोई कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन नहीं करी थी। हालांकि आखिरी समय में जब बचे थे 2-3 मंथ, एक क्रेश कोर्स था वो मैंने ज्वाइन कर लिया था कंपटीशन का, बस। बाकी मैंने सेल्फ स्टडी करी थी और यूट्यूब से पढ़ा था, बस यही था मेरा। और इसमें मैंने नोट्स बनाई थी। मेरे को हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मेरे को नोट्स लिखना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल उस समय नहीं लगता था। मैं बहुत लेंदी नोट्स लिखना पसंद नहीं करता था। तो मैंने एक कॉपी बनाई जिसमें क्या लिखा था, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, फिजिकल भी है। आगे से ऑर्गेनिक, पीछे से इनऑर्गेनिक और बीच में फिजिकल। और जो बुक मार्क क्वेश्चन होते थे उसको मैं नोट करते जाता था कि ऐसे एरर आ रहे हैं, जैसे किस तरह क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन एक करा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा, उसको मैं नोट कर लेता था। वो क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट होता था कि क्वेश्चन की तरह मैं बहुत कुछ रिवाइज कर पाता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। KNO2 के साथ रिएक्शन क्या होगा, कोई RX कंपाउंड दे दिया, RX, समझ रहे हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री है, समझ रहे हो। ये आपको पता करना है 1 डिग्री के साथ कैसा रिएक्शन होगा, 2 डिग्री के साथ कैसा होगा, 3 डिग्री के साथ कैसा होगा रिएक्शन, आपको मालूम होना चाहिए। तो आप इजीली कर ले जाओ, आपको नेम रिएक्शन मालूम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, KCN के साथ रिएक्शन करा दिया है, AgCN के साथ क्या बनेगा, KNO2 के साथ क्या बनेगा, AgNO2 के साथ क्या बनेगा। अगर ये आपको याद नहीं है तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसे ऐसे रिएक्शन लिख कर रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब अपन केमिस्ट्री सेक्शन के बारे में डिटेल जब बात करेंगे आने वाले वीडियो में, तो अपन ये जादुई कॉपी के बारे में जानेंगे। एक्चुअली इस कॉपी की मदद से कैसे मैंने 99.8 परसेंटाइल स्कोर किया। जब तक के लिए आगे बढ़ते अपन केमिस्ट्री की बात कर लिए, अब डिटेल आने वाले वीडियो में अपन केमिस्ट्री की बात करेंगे। नेक्स्ट अब अपन फिजिक्स क्या और बढ़ते हैं। फिजिक्स क्या है, एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स में मास्टर बनना चाहते हैं तो ट्रिक से कतई मास्टर नहीं बन पाएंगे, ट्रिक से कतई सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग टीचर चेंज कर लेते हैं, कभी इस टीचर के पास गए, वहाँ पे उनका ट्रिक देखा, कभी स्टार ट्रिक देख रहे हैं, कभी हैशटैग ट्रिक देख रहे हैं, अलग अलग टीचर का अलग अलग ट्रिक ढूंढ रहे हैं। हर क्वेश्चन को सोचते हैं भाई साहब इसके लिए कोई ट्रिक था। टीचर पढ़ा रहा होता है तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान नहीं जाता, आपका ट्रिक पे चले जाता है। मेरे दोस्त आपके जैसे कितने ट्रिक के लिए ही वेट कर रहे हैं लेक्चर में कि आएगा, अब ट्रिक आएगा, ट्रिक से कर लेंगे, पर सिलेक्शन उन लोगों का होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रिक सभी देख रहे हैं, सिलेक्शन सभी का नहीं होता। उनमें से कुछ लिमिटेड बंदों का ही होगा। वो लिमिटेड बंदे क्या कंसेप्ट सीखने के बाद ट्रिक पे ध्यान दे रहे हैं, वो ट्रिक खुद ही बना लेते हैं। अगर आपको कंसेप्ट आ जाएगा ना, अगर आप किंग हो जाएंगे कंसेप्ट में, तो ट्रिक आप खुद अपने आप बिल्ड कीजिएगा, ट्रिक किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप कंसेप्ट स्ट्रेंथन पे ध्यान दीजिए। और इसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आप PYQ नहीं करते नीट में, पता नहीं चलता आपको कि किस तरह से पेपर आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है PYQ करना नीट के लिए, समझ रहे हैं। मोर देन 80% बोल रहा हूँ, मोर देन 80% PYQ से डेराइव क्वेश्चन आते हैं। तो समझ लीजिए PYQ कितना इंपॉर्टेंट है। और PYQ सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त। अगर PYQ आप डीप एनालिसिस के साथ कर लिए ना, PYQ एक्चुअली एक क्वेश्चन क्या क्या बताना चाह रहा है वैसे कर लिए ना, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इतना इंपॉर्टेंट है PYQ। अगर कोई PYQ सॉल्यूशन दे भी रहा है ना क्वेश्चन का, तो आपको क्या है वहाँ पे पॉज करना है, अपने आप को सोचना है कि क्या ये मैं खुद से करता तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता। मैं नहीं बोलता कॉपी पेन पे लेके कीजिए उसको, नहीं मत कीजिए, समय नहीं है, लेकिन हाँ थॉट प्रोसेस पॉज कीजिए वीडियो को, आप एक थॉट बनाइए कि किस किस स्टेप को फॉलो करते हुए मैं करता उस क्वेश्चन को। इसी से आपका ये डेवलप होगा। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका ये डेवलप होता है। क्योंकि भाई ये क्या है, अपन को कितना समय है भाई, कितने सारे अटेम्प्ट देखो क्लियर करोगे नीट, लिमिटेड समय है ना। तो आपको ये डेवलप करना पड़ेगा, जो बंद है ना खोपड़ी, इसको खोलना पड़ेगा।
इसके लिए मेहनत लगेगी। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो मेरी बातें, लेकिन रियलिटी है मेरे दोस्त, कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा आपको। ट्रिक से नहीं होगा सिलेक्शन, ट्रिक से हो जाता सिलेक्शन तो कईयों का हो जाता सिलेक्शन, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या हुआ, ये ट्रिक आप पढ़ के गए थे क्या? वैसे यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आया था प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल में, कितना घटिया क्वेश्चन था। आप रट रट के जाते हैं, आपको जो टीचर नोट्स में लिखाया रहता है वही नहीं कर, वही बस आप करके आ जाते हैं। नीट 202 में बहुत बंदों ने गलत किया, इवन 600 प्लस स्कोरिंग बच्चे भी उसको गलत करके आए हैं। हालांकि जब यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं ना, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं अपने आप पे कि बोलते हैं इसके क्वेश्चन तो मैं करके ही आऊँगा एग्जाम में सही। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यूनिट डायमेंशन के, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यूनिट डायमेंशन के, समझ रहे हैं? फिर भी बहुत लोगों ने गलत करके आए। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन बहुत सिंपल है, आप कंसेप्ट पे काम नहीं करते, आपको कोई पीवाईक्यू भी नहीं कराता उस तरह से। एक्चुअली अगर नए क्वेश्चन आ गए तो उसको किस तरह वहीं पे बैठ के आपको सोचना है, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो उसके लिए एक थॉट प्रोसेस, अगर एक नया क्वेश्चन आ गया, ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या होता है पीवाईक्यू से बताया ना, अभी 80% प्लस क्वेश्चन आते हैं जो डेराइव होते हैं, तो उसमें क्या होता है अगर क्वेश्चन कल को उसको ब्यूटी कर दिया, मेकअप कर दिया और क्वेश्चन हूबहू पिछला ईयर जैसा क्वेश्चन रहता है, आप बोलते नहीं क्वेश्चन है, आप कर नहीं पाते, जस्ट मेकअप कर दिया उसने, क्योंकि आपने पीवाईक्यू किया तो पीवाईक्यू से आपने निचोड़ नहीं निकाला, कुछ सीखा नहीं, जस्ट आए फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आज 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा दिए, एक्चुअली उसे सीखा ही नहीं। एक पीवाईक्यू से बहुत कुछ सीखते हैं मेरे दोस्त कि इस तरह के क्वेश्चन आए सिमिलर तो कैसे आ सकते हैं, क्या एक ही अप्रोच था इसको करने का कि डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो सकता है बिल्ड। मैं देने वाला हूँ अपने आने वाले अपकमिंग वीडियो लेक्चर में, जब फिजिक्स का लूँगा, फिजिक्स के लिए मैं पीवाईक्यू कराऊंगा आपको, और मैं ज़्यादा नहीं 1 घंटे में 10 क्वेश्चन लूँगा, लेकिन 10 क्वेश्चन से जो आप सीख के जाइएगा ना, वो आप 2 घंटे किसी को दीजिएगा तो भी नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि मैं एक्चुअल वहाँ पे बताऊंगा आपको कि लाइन से कैसे इंटरफ्रेंस निकालते, क्वेश्चन को पढ़कर कैसे आपको क्या थॉट प्रोसेस बनाना है। बहुत लोग क्या होता है वीडियो सॉल्यूशन आता है देखते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या होता है कंसेप्चुअल भी ठीक रहते हैं, लेकिन वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते क्वेश्चन से। एक्चुअली पूछ कह रहा है क्या इसको कैसे डील कर सकते हैं, बहुत ईजी मेथड से नहीं बताते। अपकमिंग लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे डील करना चाहिए डिफरेंट सिचुएशन में, समझ रहे ना? तो बहुत ज़रूरी है आपको जानना कैसे फिजिक्स को टैकल करते हैं। फिजिक्स एक कंसेप्ट है मेरे दोस्त, आपको समझना पड़ेगा। फिजिक्स को टैकल करने के लिए बस आपको अप्रोच एक बिल्ड करनी पड़ेगी, ट्रिक पे ध्यान मत दीजिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मॉक टेस्ट। बचे हुए समय है ना, मॉक टेस्ट आप देना शुरू कर दे मेरे दोस्त। 2 वीक में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो 2 वीक में एक टेस्ट होना चाहिए मॉक, उसका एनालिसिस होना चाहिए बहुत। अगर 3 घंटा टेस्ट में लग रहा है तो 4 घंटे का एनालिसिस होना चाहिए, डीप एनालिसिस। हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में जानिए, किस तरह का एरर कर रहा है, कैसे आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, रीजन आइडेंटिफाई कीजिए, किस तरह की मिस्टेक हो रही है उसको भी आइडेंटिफाई कीजिए। मैं इस पे इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ मेरे दोस्त, बाद में बहुत लोग मॉक नहीं देने की वजह से सेलेक्ट नहीं होते। खूब पढ़ा, खूब थ्योरी करा, लेकिन मॉक, मैं बता दूं मेरे जो दोस्त हैं ना, इतने बाद में पछता रहे थे। मैंने उनको हर समय उनको यही बोल रहा था कि मॉक दो मेरे दोस्त, बट तो नंबर कम आते थे, मॉक नहीं देते थे, डीमोटिवेट फील करते थे। मॉक देते तो आज हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज की जगह पे अच्छे कॉलेज में होते हो लोग, अभी पछताते हैं, जस्ट रोते हैं, ऐसा अच्छा कॉलेज नहीं मिला, जस्ट हमेशा दुखी रहते हैं। देखते हैं सब अब दोस्त बाहर जा रहे हैं यहाँ से, वो यहीं पे बैठे हुए इधर ही आसपास कॉलेज ले रहे हैं। बहुत बुरा लगता है यार उनको, एक्चुअल में फील कर पाता हूँ चलो कितने अंदर से दुखी हैं। वो क्या रीजन है? हालांकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने मेहनत नहीं किया, प्रॉपर डिसिप्लिन प्लानिंग के तहत काम नहीं किया मेरे दोस्त। हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल उन्होंने मेहनत किया, पर जिस लेवल का करना चाहिए, जिस प्लानिंग के साथ करना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं भी उतना ही देर पढ़ता था जितने घंटे वो पढ़ते थे, बट मेरी एक प्लानिंग रहती थी, मैं अपने आप को समझ पाता था मेरा क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, किसको ज़्यादा समय फोकस करने पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने बताया ना वो मैंने केमिस्ट्री में कैसे स्कोर किया, 99.8 परसेंटाइल, जिससे ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा आ गया।
समझ रहे ना। तो आपको मालूम करना पड़ेगा किस सब्जेक्ट में आपकी क्या लेवल है, कितना उसको अब क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री किंग, बायो का तो किंग आपको बनना ही है। अब क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में से आइडेंटिफाई कर लीजिए आप किस में रॉक करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट को आप फोड़ देंगे बिल्कुल। उसमें 170 प्लस स्कोर होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए, आइदर फिजिक्स आइदर केमिस्ट्री, और बचे हुए में 150। देख लिया आपके स्कोर, 320 उधर से ले लीजिए और इधर से 170 और 150, 320 इधर हो गया, 640 नंबर आ रहे हैं मेरे दोस्त। अब क्या चाहिए आपको, बाकी अब इसके बाद जो कीजिएगा वो बोनस है। तो एक सही प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट पे अपन बात कर रहे थे ना, मॉक टेस्ट बिल्कुल दीजिए। मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा तो बाद में पछताइएगा, रोइएगा बाद में कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको रीजन पता नहीं चलेगा, वो रीजन नहीं होगा आपने मॉक नहीं दिया, आपको आपकी औकात मालूम नहीं चली कि आप कहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं, आपने टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। बहुत खुश होंगे एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट करते हुए, आपको एक अंदर से फीलिंग आ रही होगी आज मैंने बहुत पढ़ा, ठीक है पढ़ा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नहीं लगाया, आपने मॉक नहीं दिया, तो आपको कैसे मालूम आप कितने पढ़ाई किए हैं, कितना वर्थिट है वो पढ़ाई, कितना उसका फल मिलने वाला है आपको मालूम ही नहीं है ना। आप तो जस्ट खुश हो रहे हैं। ज़्यादातर केस में क्या होता है, ड्रॉपर तो हालांकि समझ जाते हैं, लेकिन जो 11-12 के स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत हैप्पी होते हैं, रोज जाते हैं कोचिंग, रोज आते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा अपने आप को आज तो बहुत बढ़िया पढ़ा। लेकिन समय पे वो लोग मॉक नहीं देते, उनको पता नहीं होता एक्चुअली लेवल क्या है भी उनका, किस लेवल के फाइट होने वाला है एग्जाम में। 20 लाख 19 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं नीट का, सोच लीजिए अब सीट कितना है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि करना कठिन है, बोलना आसान है, ठीक है माना करना कठिन है जब भी तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं तो सभी को मिल जाता ना, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देखेंगे। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, विदाउट इम्प्लीमेंट आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट के लिए आपको काम करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो बात बताया यहाँ पे। और ठीक है ना भाई, एक बार में नहीं होता। मैं क्या बोलता हूँ, एक बार टेस्ट दिए, उसको एनालिसिस किया अच्छे से, आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, वह एक बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार करते रहे ना, 4-5 बार ट्राई मारोगे, आपको अपने आप बेनिफिट दिखेगा। अरे यार मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स यू ट्राई बिफोर यू गिव अप? कितने बार प्रयास करते हो मेरे दोस्त गिव अप करने से? गिव अप करना तो बहुत ईजी है, सब कोई बोलेगा कोई बात नहीं, गिव अप कर देते हैं। कितने लोग तो बिना ट्राई के ही गिव अप कर देते हैं। गिव अप करना इजी है, समझ रहे हो ना। तो गिव अप नहीं करना, अपन को ट्राई मारना है, खूब ट्राई मारना है, जब तक अपन को सक्सेस ना मिले, और सही तरीके से ट्राई मारना है। अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो थोड़ा चेंज करना है, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखो ट्राई मारने की क्या, देखो प्रयास, छोटा सा बालक जानते हो ना, छोटा बालक क्या रेंगते रेंगते वो चलना सीख जाता है मेरे दोस्त। शुरू में चल नहीं पाता, कितनी बार गिरता है, वो खड़ा होने का प्रयास करता है लेकिन नहीं खड़ा हो पाता, फिर भी प्रयास करते करते वह खड़ा होना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। जबकि उसको यह मालूम ही नहीं होता कि वो गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, खड़ा हो रहा है और फिर क्यों गिर रहा है। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे उसको समझ में आती है, चढ़ता है किसी के सपोर्ट के थ्रू, दीवार के सपोर्ट के थ्रू, तो खड़ा हो जाता है। उसी तरह आपके जीवन में क्या, आपके जो उसको भी आप टीचर मान रहे होंगे, जिससे भी फॉलो कर रहे होंगे, तो आपके सपोर्ट सिस्टम एक तरह से, उनसे आप पूछिए जो भी आपकी परेशानी है, खड़ा होइए। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए